प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। और इसमें बच्चों ऊपर जो चित्र बना हुआ है, इन चित्रों को ज़रा ध्यान से देखिए। इन चित्रों में कुछ चित्र से आप परिचित होंगे, पहचानते होंगे। आपको ऊपर के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है और इसमें कुल कितने प्राणी और कुल कितने वनस्पति हैं। इनमें से आपने किसको प्रत्यक्ष देखा है, इनमें से आपने किसका उपयोग किया है या उपयोग करते हुए देखा है। इनके द्वारा अन्य कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। चित्र में दर्शाए गए जिन सजीवों का उपयोग नहीं किया गया है, उनका संभावित उपयोग कैसे किया जा सकता है। और जिन चित्रों के बारे में आप नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, पृथ्वी पे हम अनेक बातें देखते हैं। उनमें से कुछ बातें हमारे परिसर में भी होती हैं। इन सभी का हम उपयोग करते ही हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति में उपलब्ध कुछ वस्तुओं का हम उपयोग करना सीख गए हैं, जैसे पानी, जल। तो बच्चों, मनुष्य जिन प्राकृतिक घटकों का उपयोग करता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इन साधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हवा, जल, मृदा, भूमि, खनिज, वनस्पति, प्राणी, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। और प्राकृतिक संसाधन सीमित स्वरूप में रहते हैं। सीमित स्वरूप में रहने के कारण ये अमूल्य हैं, बेशकीमती हैं। इनमें से हवा यह संसाधन सर्वत्र विपुल मात्रा में पाया जाता है। यह संसाधन कदापि कम नहीं हो जाता, परंतु हवा की गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है। हम हवा का उपयोग श्वसन से लेकर ज्वलन प्रक्रिया तक करते रहते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में आता होगा कि हमारे लिए ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दूसरा चित्र आप देखिए। इसमें कृषि कार्य हो रहा है, खनन कार्य हो रहा है, मछली पकड़ने का कार्य हो रहा है, राजगिरी यानी दीवार बना करके चिनाई कराने का काम हो रहा है, शहद इकट्ठा करने का काम हो रहा है, समुद्र इसके किनारे ये जो नमक प्राप्त करते हैं वो कार्य हो रहा है, पानी निकालने का कार्य, रबड़ का चीका प्राप्त करने का कार्य, लकड़ियाँ इकट्ठी करना और गोंद इकट्ठा करना, ये सारे कार्य जो चल रहे हैं। इन चित्रों के बारे में आप विचार कीजिए। और पशुओं से माल की ढुलाई भी की जा रही है। हाँ, ये सारे कार्य आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इन वस्तुओं का कितना अधिक उपयोग करते हैं। हम लोग खेती करते हैं बच्चों, और किसान जो है वो बैलों की सहायता से खेत को जोतता है। खेत में जो मृदा है उसकी परत जोत करके खेत को बुआई के लायक बनाता है, योग्य बनाता है। और खेत में फसल पैदा करके किसान जो है हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह सब करने के लिए वह भूमि पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा संसाधन का उपयोग करता है। और संसार में सर्वत्र मृदा का उपयोग किया जाता है। अतः मनुष्य के खेती व्यवसाय में मृदा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
बच्चों, मृदा का निर्माण मुख्य रूप से मूल चट्टान, जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे कारकों पर निर्भर होता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मृदा तैयार होती है। मृदा का निर्माण अत्यंत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। मृदा को परिपक्व बनाने के लिए दीर्घ कालावधि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत वाली मृदा तैयार होने के लिए हजारों वर्ष का समय लगता है। बच्चों, मनुष्य जो है वो मछली पकड़ते हुए एक आकृति में दिखाई दे रहा है मत्स्य व्यवसाय के लिए। दूसरा मनुष्य कुएं में से पानी खींचकर निकालते हुए दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इन चित्रों में प्राकृतिक घटक पानी का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहा है। हम सभी को सुबह जागने से लेकर रात सोने तक पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इससे पानी का असाधारण महत्व ध्यान में आता है। प्रकृति की संपूर्ण सजीव सृष्टि इस संसाधन पर आधारित है। सागरी जल से देखिए हम लोग नमक बनाते हैं। नमक हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध है, लेकिन जल उपयोग करने हेतु बहुत कम है। अधिकांश जल नमकीन यानी खारा होता है। जिस जल का उपयोग किया जा सकता है उसमें से बहुत कम यानी 0.003% हजार जो है वो जल का उपयोग सभी सजीव कर सकते हैं। इतना जल भी सभी के लिए पर्याप्त है। अभी बच्चों आगे आप देख सकते हैं कि लोग जो है जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, रबड़ का चीड़ा, गोंद आदि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग प्राकृतिक घटक वनस्पति से प्राप्त करते हैं। और धरती पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखी जा सकती हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण मोटी तौर पर घास, पेड़ पौधे, झाड़ झंखाड़ों में किया जाता है। घास के में से कुछ तिनकों को बोकर मानव ने पहली बार खेती द्वारा अनाज प्राप्त करने का प्रयोग किया। इससे अनाज के लिए मानव को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई। मानव बस्ती बना के रहने लगा। सिंधु, नील, यूफ्रेटिस और होयांग नदियों की घाटियाँ उनके उदाहरण हैं। और ये आपने 5वीं में पढ़ा। वन से हमको लकड़ी, रबड़, गोंद, फल, औषधियाँ, वनस्पति आदि प्राप्त होते हैं। विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों तक विचार करें तो कटबंधों के अनुसार हमें वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। विषुवत रेखी सदाबहार, ये देख ही रहे हैं आप लोग, चित्र को देखिए ज़रा। पहला विषुवत रेखी वन में आपको सदाबहार और पर्णपाती वन दूसरा दिखाया। उष्ण घास वाले प्रदेश, कटीले वन, समशीतोष्ण घास प्रदेश, मिश्र वन, चौड़ी पत्तियों वाले वन, शंकुधारी वन और टुंड्रा। ये वन प्रदेशों के कारण इन वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाले अनेक प्राणी इन वनों में निवास करते हैं। इन प्राणियों को अपना भक्ष्य बनाने वाले मांसाहारी प्राणी भी इन वनों में रहते हैं। उनके कारण कई भोजन श्रृंखलाएं भी वन प्रदेशों में निर्मित होती हैं। वन अथवा घास वाले प्रदेशों के अधिवास हैं। वनस्पतियों के फलस्वरूप ही हमें प्राणियों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का विकल्प उपलब्ध हुआ है। जैसे वनस्पतियाँ भूपृष्ठ पर पनपती हैं, वैसे ही जल भी बढ़ता है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संभव है कि भविष्य में मनुष्य को जलीय वनस्पतियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा।
आगे चित्र में बच्चों जो एक आप लोगों ने देखा है, गधा जो है वो माल ढोता हुआ दिखाई दिया था। तो प्राणियों का उपयोग मनुष्य जो है वो विभिन्न कार्यों के लिए बैल, घोड़ा, ऊंट, गधा जैसे प्राणियों का उपयोग करता है। जुताई, यात्रा, माल ढुलाई आदि कार्यों के लिए करता है। गाय भैंस से हमको मुख्यतः जो है बकरी से दूध मिलता है। कुछ प्राणियों का उपयोग मनुष्य जो है अंडे, हड्डियों का पाउडर, चमड़ा जैसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए करता है। और खदान से जो है ट्रक में पत्थर भरे जाने का चित्र आपने देखा अभी यहाँ पे। तो ये सब रासायनिक प्रक्रिया से होकर प्राकृतिक रूप से बने अजैविक पदार्थ खनिज हैं। हमें खनिजों से विभिन्न धातुएं रसायन मिलते हैं। कुछ रासायनों का उपयोग औषधियाँ तैयार करने में होता है। खनिजों के आधार पर उनके दो समूह बनते हैं, धातु खनिज और अधातु खनिज। धातु खनिजों का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे लौह, बॉक्साइड आदि। अधातु खनिजों का उपयोग विभिन्न रसायनों को तैयार करने के लिए किया जाता है, जिप्सम, काला नमक, संदैव, कैल्साइट आदि। उपयुक्त सभी आकृतियों में मछली जो पकड़ने का कार्य है, ये वाला है, मछली पकड़ने के कार्य को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने के कार्य मनुष्य जमीन पर करता हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि भूमि अर्थात जमीन भी एक संसाधन है। भूमि पर जन्म लेने वाले अधिकांश सजीवों की वृद्धि, निवास और मृत्यु इसी जमीन पर होती है। भूमि संसाधन को असाधारण महत्व प्राप्त है। अतः इस संसाधन का उपयोग सभी चित्रों में दर्शाए उपयोगों के अतिरिक्त अचल संपत्ति के रूप में भी किया जाता है, जैसे जमीन का क्रय विक्रय, महत्वपूर्ण भूमि खरीदना, भवन निर्माण करना, व्यापार के लिए भूमि का उपयोग आदि मुद्दों का समावेश किया जाता है। भौगोलिक संरचना, ऊंचला निचला क्षेत्र, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता के अनुसार भूमि का उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भूपृष्ठ पर इनका अनुपात जो है 29.20% है। भूपृष्ठ जलवायु की विशेषताओं के अनुसार संसार के विभिन्न प्रदेशों में विविध प्रकार के सजीव न्यूनाधिक संख्या में पाए जाते हैं। मानव सहित सभी सजीवों का यह वितरण असमान होता है। तो बच्चों, पर्वतीय प्रदेश, वनों से व्याप्त नदियाँ, घाटियाँ जैसी विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के साथ सभी सजीव समायोजन, समन्वय करते हुए जीवित रहते हैं। केवल मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इन स्थितियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं। इन संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। मनुष्य ने बौद्धिक शक्ति के बल पर असंख्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने लिए करना आरंभ किया। आगे चलकर जनसंख्या वृद्धि और मनुष्य के लोभ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग प्रारंभ हुआ, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन डगमगाना शुरू हुआ। इसी का अर्थ यह है कि मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार और समझदारी से करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इसका उपयोग हमें बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। चाहे जितनी मनुष्य उन्नति कर ले, फिर भी उसे प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं है, अपितु सभी सजीव उस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें उनका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें, कम से कम। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।